कक्षा +2 आर्ट्स एंड साइंस विषय अनिवार्य हिंदी प्रकरण भाषा व्याकरण एवं लिपि। ध्वनि संकेतों के द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न हल कर रही है, इसके लिए भाषा के निश्चित चिन्हों का प्रयोग कर रही है, अतः यह लिखित भाषा है। दूसरा, मौखिक भाषा। साधारणतः बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नेताजी के भाषण सुनकर जनता उत्साह से भर उठी, या नेताजी का भाषण मौखिक भाषा का उदाहरण है। मौखिक व लिखित भाषा में अंतर। पहला अंतर है, मौखिक रूप में बोलने पर वाक्य छोटे छोटे होते हैं, जबकि लिखित रूप में वाक्य बड़े होते हैं। जैसे कादम्बरी ग्रंथ में एक एक पृष्ठ के वाक्य हैं। दूसरा अंतर, मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है। तीसरा अंतर, मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है, जबकि लिखित रूप में नहीं होता, क्योंकि लेखक सतर्क होकर लिखता है। चौथा है, मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा स्थिर होती है। पांचवा, मौखिक भाषा में सदैव ताजगी रहती है, जबकि लिखित भाषा रूढ़ और प्राचीनता से युक्त रहती है। अब है भाषा के विविध रूप। अनेक व्यक्तियों के संपर्क में रहने के कारण भाषा के अनेक रूप हो जाते हैं, जिन पर हम यहाँ विचार करेंगे। पहली है मूल भाषा। आज विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं के मूल में भी एक ही भाषा रही होगी, चाहे अभी हमें उसका ज्ञान नहीं है, किंतु भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण में लगभग 10 भाषाओं को मान्यता दी जाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की मूल भाषा बहुरूपीय परिवार है। दूसरा है विभाषा। प्रांतीय या उपप्रांतीय आधार पर वर्गीकृत होने पर भाषाओं को विभाषा कहा जाता है। इन भाषाओं में शासन का कार्य भी संचालित होता है, जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि। तीसरा है बोली। प्रांतीय स्तर के शासन कार्य के लिए प्रयुक्त न होने वाली मंडलीय स्तर पर स्वीकृत तथा जिसमें साहित्यिक रचनाएं भी होती हैं, उन भाषाओं को बोली कहा जाता है। जैसे मगही, भोजपुरी, मालवी, ढूंढाड़ी आदि। चौथा है उपबोली। प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में दूसरे व्यक्ति की भाषा से अंतर होता है। व्यक्तिगत बोली ही सामूहिक रूप में प्रयुक्त होकर बोली बनती है। उससे बोली और विभाषा की सृष्टि होती है। भाषा की इकाइयाँ। भाषा की निम्न इकाइयाँ हैं। पहला है ध्वनि। हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि कहलाती है। भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनियों का ही प्रयोग होता है। वर्ण। ध्वनि के रूप में वक्ता के मुख से उच्चारित होता है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है।
जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे क, च, ट आदि। शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे क प्लस मैं प्लस ल बराबर कमल। पद, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप अथवा विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में राम ने पहला पद, रावण को दूसरा पद, बाण से तीसरा पद और मारा चौथा पद है। वाक्य, शब्दों के मेल से अपूर्ण विचार प्रकट होता है तो वह शब्द समूह वाक्य कहलाता है, जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब दूसरी चीज़ चालू होती है व्याकरण। भाषा एक व्यवस्था है। भाषा के विभिन्न अंगों, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य आदि में निश्चित और नियमबद्ध संबंध होते हैं। आशय ये कि किसी वर्ण का उच्चारण स्थान, उसकी प्रकृति, शब्द भंडार, उत्पत्ति, संधि, पदों का निर्माण, वाक्य विश्लेषण आदि का अध्ययन व्याकरण के अंतर्गत होता है। भाषा को शुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए तथा उसका मानक रूप निर्धारित करने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। इन्हीं नियमों को योजनाबद्ध रूप में लिखे जाने पर उसे व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। परिभाषा, व्याकरण वह शाब्दिक अर्थ है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। आशय ये कि व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट करता है। अतः व्याकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। वस्तुतः व्याकरण से नियमों में स्थिरता आती है। नियमों की स्थिरता से भाषा में एक प्रकार की मानकता स्थापित होती है। यही मानकता भाषा को परिनिष्ठित रूप प्रदान करती है। अतः व्याकरण ही ऐसा शास्त्र है जो भाषा को सर्वमान्य, शिष्ट, सम्मत एवं स्थायी रूप प्रदान करता है। व्याकरण के अंग, भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्णों के मेल से पद और शब्द बनते हैं। इससे वाक्य का निर्माण होता है। इस प्रकार व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। पहला वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार, इसमें शब्द के भेद, उत्पत्ति व रचना आदि के साथ शब्द के प्रकारों का उल्लेख होता है। तीसरा है पद विचार, इसमें शब्द से पद निर्माण प्रक्रिया, पद के विविध रूपों का वर्णन होता है।